खुश रहिए। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा, जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहा है तब तक थोड़ा पीछे वाला हम बोल रहे हैं। पॉलीमर, कोई पूछे पॉलीमर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है या आयनिक एसोसिएशन है या एटॉमिक एसोसिएशन है? माने आपसे कोई पूछे, खुश रहिए बाबू, मस्त रहिए। आपसे कोई पूछा पॉलीमर, पॉलीमर इज द कंपैक्ट एसोसिएशन ऑफ, माने बहुलक संगठन होता है। बहुलक किसका संगठन होता है? एटम्स का एसोसिएशन, परमाणु का संगठन, या आयनिक एसोसिएशन, आयनों का संगठन, या मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, अणुओं का संगठन। तो आपका आंसर होगा पॉलीमर इज द परफेक्ट एसोसिएशन ऑफ small sized molecules, means polymer is molecular association। एसोसिएशन का अर्थ होता है संगठन जिसे मिलकर बना हो। तो पॉलीमर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। पॉलीमर्स आर ऑलवेज, खुश रहिए, खुश रहिए शिवम, शिवम खुश रहिए। पॉलीमर्स हमेशा मॉलिक्यूल का संगठन होता है, छोटे प्रकार के अणु रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार छोटे आकार के अणु बार बार आपस में जुड़कर एक लार्ज साइज्ड बड़े आकार के अणु में बदल जाते हैं। तो छोटे आकार के अणुओं से मिलकर बना वह बड़ा आकार वाला अणु पॉलीमर कहलाता है। द मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑफ स्मॉल साइज्ड कंपाउंड्स इज कॉल्ड पॉलीमर। लेकिन पॉलीमर में वह मॉलिक्यूल अगेन एंड अगेन सो मेनी टाइम्स, कई बार रिपीट करके अपने संरचना को बड़ा कर लेता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़कर जब बड़ा रूप में आ जाए तब उसको हम पॉलीमर बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन तुमसे अगर कोई पूछा, अगर मॉलिक्यूल छोटे साइज के मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनो, छोटे साइज के मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएं या वांडरवाल फोर्स से जुड़ जाएं। वांडरवाल फोर्स क्लास में पढ़ाया गया था। वेरी वीकर इंट्रैक्शन, वेरी वीकर इंट्रैक्शन, सबसे कमजोर आकर्षण बल को वांडरवाल फोर्स बोलते हैं। हाँ, लंदन फोर्स, वेरी गुड शिवम, शिवरंजन, वेरी गुड, सही सही, राइट राइट, याद है शिवरंजन। अच्छा, पतिलार, अच्छा। तो मान लीजिए कि हम लोग गुड़, गुड़ मीठा, भेली हम लोग बोलते हैं देहात के भाषा में, भेली। तो गुड़, सुक्रोज, लार्ज नंबर ऑफ सुक्रोज का एसोसिएशन है मीठा। बहुत सारे सुक्रोज के मिलने से बना है सुक्रोज। C12 है, H22O11। हाँ बाबू, तो बहुत सारे सुक्रोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। लेकिन गुड़ में, मीठा में सुक्रोज के मॉलिक्यूल
वांडरवाल फोर्स से जुड़े रहते हैं। वांडरवाल फोर्स से बहुत सारा मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ा हो तब उसको पॉलीमर नहीं बोलेंगे, उसका नाम है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। कोलॉइड उसको बोला जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, बृहताण्विक कोलाइड। जब कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएगा, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल जब कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से अटैच होगा तब वो पॉलीमर होगा। स्मॉल साइज के बहुत सारे मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़े हैं, वांडरवाल फोर्स से जो अट्रैक्टेड हैं, वांडरवाल फोर्स से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, तब वह पॉलीमर नहीं होगा। पॉलीमर तभी होगा जब स्मॉल साइज के ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा संख्या में अणु सिग्मा बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़कर साइज को बड़ा कर ले तो पॉलीमर है। लेकिन स्मॉल साइज के बहुत सारे मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़े, वांडरवाल फोर्स से जुड़ गए, तब पॉलीमर नहीं कहलाएगा, कोलाइड के नाम से जाना जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जाना जाएगा, स्पेशली उसको पॉलीमर नहीं कहा जाएगा। ये ध्यान देना है। इसमें क्या ध्यान देना है? स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल ऐसा हो, ऐसा अरेंज हो जाए, स्मॉल साइज के बहुत सारे मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़े, वांडरवाल फोर्स के कारण अट्रैक्ट हो गया, और वांडरवाल फोर्स के कारण अट्रैक्ट होकर जब मॉडिफाई करता है तो उसको एमॉर्फस सॉलिड कहा जाएगा, कोलाइड कह सकते हो, पॉलीमर नहीं बोलेंगे। लेकिन यही सारे मॉलिक्यूल अगर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाता है सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाता है, तब स्मॉल मॉलिक्यूल्स का यह एसोसिएशन पॉलीमर कहलाएगा। जब बॉन्ड से केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कंबाइंड हो जाए, बॉन्डेड हो जाए, तब इस एसोसिएशन को पॉलीमर कहेंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वांडरवाल फोर्स से अट्रैक्टेड हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़े हैं, अतः इस स्ट्रक्चर को पॉलीमर नहीं कहेंगे, पॉलीमर नहीं कह सकते हैं, ये हार्ड नहीं है, कोलाइड कहा जाएगा, कोलॉइड या एमॉर्फस सॉलिड। लेकिन इस स्ट्रक्चर को पॉलीमर कहा जाता है। तो कल हम लोग क्लास में क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, स्रोत के आधार पर बहुलक, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो 3 टाइप्स बताया गया था, नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख लिया जाए एक एक लाइन। तो पहला था नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स, तो आप 12th के स्टूडेंट हैं,
नेचुरल का अर्थ समझ गए? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। तो नेचर में चार ही रूप हम बोल सकते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम वायरसेस। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, जीवों से प्लांट्स और एनिमल से जो पॉलीमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइसोलेट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। वैसे बहुलक जिसे पादप या जंतुओं के शरीर से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक बहुलक है। द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द प्लांट्स और ऑफ द एनिमल्स और बोथ, पादप या जंतुओं से प्राप्त होने वाले बहुलक को नेचुरल पॉलीमर कहा जाता है। तो लिख सकते हो द पॉलीमर्स obtained from plants and animals. Plants and animals are called नेचुरल पॉलीमर्स, है ना। पादप, प्लांट्स माने पादप पेड़ पौधा, एनिमल्स माने जंतु, पादप या जंतुओं से प्राप्त किया जाने वाला बहुलक प्राकृतिक बहुलक होता है। लिख सकते हो पादप एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाने वाला बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। सिंपल है। द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ लगा सकते हो, फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। तो प्लांट से और एनिमल से प्राप्त कौन कौन होता है, एग्जांपल लिख दिया जाए। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब डीएनए प्लस आरएनए और नेचुरल रबर, है ना। तो देखो स्टार्च, इसी स्टार्च को ना हम लोग चावल के रूप में खाते हैं, इसी स्टार्च को हम लोग आटा भी बोलते हैं, इसी स्टार्च को मैदा भी बोलते हैं, इसी स्टार्च को साबुनदाना बोलते हैं। स्टार्च सीरियल, सीरियल अनाज का संचित भोजन है जिसको हम लोग पका के खाते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, जितना रेशा होता है, पटुआ, पटुआ का रस्सी रेशा सेलुलोज है। कपास का रुई, श्यामल का रुई सेलुलोज है। प्लांट
प्लांट का बॉडी सेलुलोज से बना होता है। तो स्टार्च सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन हम लोग के लीवर में ग्लाइकोजेन जमा होता है। ग्लाइकोजेन कार्बोहाइड्रेट है पॉलीमर के रूप में। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है पॉलीमर के रूप में। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है पॉलीमर के रूप में। तो हम लोग के एनिमल्स जंतुओं में और बैक्टीरिया में, एनिमल में और बैक्टीरिया में स्टोरेज फूड ग्लाइकोजेन होता है। जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, कुछ देर भूखा रहते हैं, तो यही ग्लाइकोजेन शरीर को ग्लूकोज देता है। रिजर्व फूड है, संचित भोजन है एनिमल्स और बैक्टीरिया का। प्रोटीन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए आरएनए। प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, बैक्टीरिया में होता है, और वायरस में, प्रायः वायरस में, विषाणुओं में या तो केवल डीएनए होता है या तो केवल आरएनए होता है। ये जो कोविड वायरस है, कोविड वायरस, कोरोना वाला वायरस आरएनए वायरस है, उसमें केवल आरएनए होता है। नेचुरल रबर, रबर प्लांट बरगद के जैसा उसका पेड़ होता है। रबर प्लांट के दूध लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है नेचुरल रबर। ये भी एक प्लांट से ही प्राप्त होता है। रबर प्लांट या हेविया ब्रांसिलेंसिस बोला जाता है। रबर प्लांट को साइंटिफिक नेम में हेविया, HEVEA, हेविया ब्रांसिलेंसिस, मतलब ये रबर प्लांट से प्राप्त होता है। ये जितने भी पॉलीमर हैं, ये सभी पॉलीमर नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचुरल पॉलीमर है। अब इसमें एक बात ध्यान देना है थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए। स्टार्च ग्लूकोज से बना पॉलीमर है, सेल्यूलोज ग्लूकोज से बना पॉलीमर है, ग्लाइकोजेन ग्लूकोज से बना पॉलीमर है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल से बना पॉलीमर है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से बना पॉलीमर है, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से बना पॉलीमर है, नेचुरल रबर आइसोपिरीन से बना पॉलीमर है, आइसोपिरीन से बना होता है। बहुत सारे आइसोपिरीन, आइसोपिरीन का आईयूपीएसी नेम है 2 मिथाइल आइसोपिरीन, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन को आइसोपिरीन कहा जाता है। और बहुत सारे आइसोपिरीन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़कर जिस पॉलीमर को बनाते हैं, उस पॉलीमर का नाम है नेचुरल रबर या पॉली आइसोपिरीन। बहुत सारे आइसोपिरीन आपस में जुड़ते हैं, तो बहुत सारे आइसोपिरीन आपस में जुड़ते हैं तो पॉली आइसोपिरीन। अब पॉली आइसोपिरीन को ही नेचुरल रबर कहा जाता है। ठीक। सेकंड, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी, सेमी मतलब हाफ, फुल नहीं हाफ। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर अर्ध कृत्रिम, अर्ध संश्लेषित बहुलक या उसी को अर्ध कृत्रिम कहा जाता है। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये सब नेचुरल पॉलीमर है। ये जितना भी एग्जाम्पल दिया गया, ये सब नेचुरल पॉलीमर हैं। तो जब नेचुरल पॉलीमर में, प्राकृतिक बहुलक में कुछ रूपांतरण कर दिया जाए, कुछ मॉडिफिकेशन ला दिया जाए, तो मॉडिफिकेशन के बाद, थोड़ा रूपांतरण, थोड़ा बदलाव के बाद
नेचुरल पॉलीमर सेमी सिंथेटिक के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं सेमी सिंथेटिक के बारे में, व्हेन नेचुरल पॉलीमर्स आर मॉडिफाइड बाय केमिकल प्रोसेस, व्हेन नेचुरल पॉलीमर्स आर modified by chemical process, then such polymers are called semi-synthetic polymers। माने जब प्राकृतिक बहुलक को रासायनिक विधि से रूपांतरित कर दिया जाए तो रूपांतरित परिवर्तन के बाद रूपांतरित प्राकृतिक बहुलक को सेमी सिंथेटिक कहा जाता है। माने इसको लाए लैब में ला करके, लेबोरेटरी में ला कर किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करा दिए। पॉलीमर कंपाउंड्स होते हैं, स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन स्लो रिएक्शन करता है, रिएक्शन तो करेगा, स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन किसी केमिकल से रिएक्शन करा के इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बदल दिया जाए तो बदला हुआ स्ट्रक्चर अब सेमी सिंथेटिक कहलाता है। द नेचुरल पॉलीमर्स मॉडिफाइड बाय सर्टेन केमिकल reactions are called semi synthetic polymers। The natural polymers प्राकृतिक बहुलक modified मतलब चेंज, परिवर्तित, modified by certain chemical reactions are called semi synthetic polymers। इसका हिंदी हुआ, जब प्राकृतिक बहुलक निश्चित रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाए, किसी निश्चित केमिकल मेथड से, केमिकल इफेक्ट से नेचुरल पॉलीमर को बदल दिया जाए तो उसको कहा जाता है सेमी सिंथेटिक, अर्ध संश्लेषित। हिंदी में लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रूपांतरित प्राकृतिक बहुलक को अर्ध संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रूपांतरित प्राकृतिक बहुलक को अर्ध संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। अंग्रेजी यही हुआ, किसी केमिकल रिएक्शन से जब नेचुरल पॉलीमर को बदल दिया जाए, माने कोई केमिकल आया और वह केमिकल, वह रसायन आकर नेचुरल पॉलीमर के संरचना में परिवर्तन ला दिया, तो जब नेचुरल पॉलीमर किसी रसायन के कारण बदल जाए तो उस बदले हुए रूप को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटा दें। तो कोई भी पॉलीमर किसी प्लांट से
किसी पादप से पॉलीमर को प्राप्त किए, लैब में लाकर, प्रयोगशाला में लाकर केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसके ओरिजिनल संरचना को, मूल संरचना को, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बदल दिए, तो उसको बोलेंगे डिफॉर्मेटेड नेचुरल पॉलीमर। डिफॉर्मेटेड मतलब परिवर्तित। एग्जाम्पल सेमी सिंथेटिका, सेल्यूलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट। तो सेल्यूलोज नेचुरल पॉलीमर है, और उस सेलुलोज को लैब में लाकर, प्रयोगशाला में लाकर एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दिया गया। सेलुलोज का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करा दिया जाए, या सेलुलोज का रिएक्शन एसिटिक एसिड से करा दिया जाए, या सेलुलोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दिया जाए, तो सेलुलोज और एसिटाइल क्लोराइड रिएक्शन करके एक नया पॉलीमर बनाता है, उसका नाम है सेलुलोज एसीटेट। इसी सेलुलोज एसीटेट को हम लोग सिंथेटिक सिल्क बोलते हैं। सिंथेटिक सिल्क, कृत्रिम रेशम। कैसे हम लोग, साधारण लोग गारमेंट्स, कपड़ा के दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं सिल्क का कुर्ता चाहिए, सिंथेटिक सिल्क, सिल्क का साड़ी चाहिए, सिंथेटिक सिल्क। तो जितने भी सिंथेटिक सिल्क होते हैं, सिंथेटिक सिल्क वास्तव में सेलुलोज एसीटेट होते हैं। यह ना 100% नेचुरल है, ना 100% आर्टिफिशियल है, दोनों के बीच है। तो बोला गया सेमी सिंथेटिक नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज का रिएक्शन कराकर एक रेशम तैयार किए, कृत्रिम रेशम है, अर्ध कृत्रिम, सेलुलोज एसीटेट। उसी तरह सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट से लैब में, लेबोरेटरी में सेलुलोज का रिएक्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड से करा दिया जाए, तो सेलुलोज नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके सेलुलोज नाइट्रेट बनाता है, और यह एक प्रकार का एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, विस्फोटक पदार्थ है। वैसे ही एग्जाम्पल वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर, VUL, स्पेलिंग ठीक से, VULCANIACD, वल्केनाइज्ड रबर। तो वल्केनाइज्ड रबर कैसे बनता है? तो रबर प्लांट इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया में, मलेशिया में रबर प्लांट का वर्ल्ड में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रबर का मैन्युफैक्चरिंग इंडोनेशिया और मलेशिया में सबसे ज्यादा होता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में रबर प्लांट बहुत होते हैं, बरगद के पेड़ के जैसा। तो रबर प्लांट के दूध, उसके दूधवा को लैटेक्स बोला जाता है, लासा। तो रबर प्लांट से जो दूध प्राप्त करके जमा करके रबर बनाए, वो नेचुरल रबर है। और उस नेचुरल रबर में 5% सल्फर, 5% सल्फर मिक्स कर दिया जाए, तो नेचुरल रबर और सल्फर मिलकर जिससे अर्ध कृत्रिम रबर को बनाता है, उसका नाम है वल्केनाइज्ड रबर। आगे हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, वल्केनाइजेशन क्या है, वल्कनीकरण क्या है, वल्केनाइजेशन
नेचुरल रबड़ को कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो व्हीकल वाहन, मोटरसाइकिल का पहिया, 4 चक्का का पहिया, ट्रक का, बस का, जितना भी टायर उसमें यूज होता है, टायर वल्केनाइज्ड रबड़ है। नेचुरल रबड़ से टायर नहीं बनता है, तुरंत फट जाएगा। वल्केनाइज्ड रबड़ थोड़ा रिजिड होता है, कठोर होता है। तो वल्केनाइज्ड रबड़ कैसे बना? तो नेचुरल रबड़ और 5% सल्फर मिला दिया जाए तो प्राकृतिक रबड़ से वो थोड़ा अलग हो गया, सल्फर मिलाने के कारण, उसका नाम है वल्केनाइज्ड रबड़। उसी तरह से जब हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने पर जो प्रोटीन पचता है, सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन, या अंडा हम उबालते हैं, अंडा, तो एग को जब बॉयल करते हो तो एग के अंदर नेचुरल प्रोटीन है। अब बॉयल होने के बाद वो हार्ड हो जाता है, तो वह स्पॉन्जी प्रोटीन, सेमी सिंथेटिक प्रोटीन है। दूध उबालते हो, छेना का पानी, लैक्टिक एसिड मिला के हम लोग छेना प्राप्त करते हैं, कोगुलेटेड प्रोटीन। छेना को कोगुलेटेड प्रोटीन कहा जाता है। तो छेना एक प्रोटीन है, लेकिन लैक्टिक एसिड के कारण उसका स्ट्रक्चर बदल गया, वह सेमी सिंथेटिक प्रोटीन है ना? यहां पर लिख सकते हो कोगुलेटेड प्रोटीन्स। छेना को कोगुलेटेड प्रोटीन कहा जाता है। ब्लड जम गया, वो कोगुलेटेड प्रोटीन है उसमें। तो सिंपल था, जब नेचुरल पॉलीमर किसी केमिकल रिएक्शन के कारण एक नया स्ट्रक्चर, नया संरचना प्राप्त कर लेता है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद नेचुरल पॉलीमर का नया रूप सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? जैसे मान लो स्किन है, तेजाब गिरा, सल्फ्यूरिक एसिड, स्किन को जला दिया, तो इसके अंदर का जो प्रोटीन है, स्किन का प्रोटीन बॉडी प्रोटीन से बना होता है, वो प्रोटीन अपने रियल वास्तविक संरचना को बदल लिया। तो जब भी नेचुरल प्रोटीन मॉडिफाई कर जाए, रूपांतरित हो जाए, तो उस मॉडिफाइड नेचुरल प्रोटीन को सेमी सिंथेटिक कहा जाता है। और तीसरा है सिंथेटिक प्रोटीन्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक का अर्थ हो गया मैन मेड माने इस बहुलक का स्रोत नाइदर बी प्लांट्स नॉर बी एनिमल्स, यह नेचर से प्राप्त नहीं होता है। यह पॉलीमर नेचर से प्राप्त नहीं होता है। साइंटिस्ट, केमिस्ट जरूरत के अनुरूप लैब में इसको तैयार करते हैं। लैब में मैन मेड है। यह होता है मैन मेड पॉलीमर्स। मैन मेड पॉलीमर्स कृत्रिम है। तो लिखेंगे द पॉलीमर्स which are prepared in the laboratories are called synthetic polymers। इसका हिंदी मत लिखो, ये सिंपल है। वैसे पॉलीमर, वैसे बहुलक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में होता है, मिल्स में होता है, फैक्ट्रीज में होता है,
मैन मेड पॉलीमर है उसी को सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। सीधा हिंदी हुआ प्रयोगशाला में या उद्योग में प्राप्त या बनाया जाने वाला बहुलक कृत्रिम बहुलक है। इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीएस्टाइरीन, ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, एफ है टेफ्लॉन, बुना एस, बुना एन, डेक्रॉन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, बेकेलाइट एटसेट्रा। ये सब मैन मेड पॉलीमर हैं। ये प्लांट से प्राप्त नहीं होते हैं, किसी एनिमल से प्राप्त नहीं होते हैं, किसी बैक्टीरिया या वायरस से प्राप्त नहीं होते हैं। 100% लैबोरेटरी में, फैक्ट्री में, मिल्स में बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड। समाज को, सोसाइटी को, ह्यूमन बीइंग्स को, मानव को जैसा जरूरत पड़ा साइंटिस्टों ने वैसा पॉलीमर बना दिया। तो कौन कौन एग्जाम्पल है? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीएस्टाइरीन, ऑर्लॉन ORLON, ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, एफ है एफ, टेफ्लॉन, बुना एस है, 5 नहीं है, एस है, बुना एस, बुना एन, डेक्रॉन, नाइलॉन 6, बेकेलाइट। ये सब के सब सिंथेटिक पॉलीमर है। इनका स्रोत ना प्लांट्स होते हैं ना एनिमल्स होते हैं। 100% इनको लैब में, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। अतः इसको आर्टिफिशियल पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। ओके, हाँ, पॉलीप्रोपाइलीन, इस सबका डिटेल पढ़ना है आगे। 2-3 दिन के बाद इस सबका डिटेल पढ़ना है। ऑर्लॉन, व्हाट इज ऑर्लॉन, व्हाट इज डेक्रॉन, व्हाट इज बुना एन, व्हाट इज बुना एस, व्हाट इज टेफ्लॉन, व्हाट इज पीवीसी, सबका डिटेल पढ़ना है। माने लगभग 15 पॉलीमर का डिटेल पढ़ना है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े कि कौन नेचुरल है, कौन सेमी सिंथेटिक है और कौन सिंथेटिक है। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन के बाद इस सबका डिटेल आएगा, घबराना नहीं है। चैप्टर ना है जी, यूनिट 15 पॉलीमर एक चैप्टर है। तो 12th में एक चैप्टर है। इंजीनियरिंग में लड़का सब पॉलीमर केमिस्ट्री एक ब्रांच है, इंजीनियरिंग है, पॉलीमर इंजीनियरिंग। उसमें जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं वो पॉलीमर से अलग अलग डिजाइन के यूटेंसिल्स, बर्तन को, अलग अलग चीज को डिजाइन करते हैं। उसी को केमिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो ये पढ़े हम लोग सोर्स के आधार पर पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, स्रोत के आधार पर 3 प्रकार। अब फिर पढ़ना है पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर पॉलीमर। सब क्वेश्चन पूछता है तो सब पढ़ना पड़ेगा।
अब है अगला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर। केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन के आधार पर बहुलक का प्रकार, संगठन के आधार पर बहुलक का प्रकार। शॉर्टकट में जानिए, संगठन के आधार पर बहुलक का प्रकार। रासायनिक संगठन के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स। तो होमो का अर्थ होता है होमो, होमो का मतलब सेम, वन टाइप, एक प्रकार, होमो पॉलीमर्स। और दूसरा है कोपॉलीमर्स। सेकंड का नाम है कोपॉलीमर्स और पहला का नाम है होमोपॉलीमर्स। दो प्रकार के पॉलीमर हुए रासायनिक संगठन के आधार पर। इसका हिंदी हुआ समबहुलक, सम समान। और इसका हिंदी हुआ सह बहुलक। हिंदी में दो प्रकार, सम बहुलक, सह बहुलक। ठीक है, तो देखो, किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन, किसी पॉलीमर का निर्माण एक प्रकार के मोनोमर से होता है। किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से होता हो, एक प्रकार के अणु से होता हो, एक प्रकार के, तब उसको होमोपॉलीमर बोला जाता है ना। एक प्रकार, जैसे पॉलीथीन केवल इथीन से बना होता है, पॉलीथीन केवल इथीन से बना होता है, तो पॉलीथीन होमोपॉलीमर है, बिकॉज पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर इथीन, केवल इथीन से बना पॉलीथीन। तो पॉलीथीन के निर्माण में केवल एक प्रकार का मोनोमर भाग लिया, एक प्रकार का मॉलिक्यूल भाग लिया इथीन, तो पॉलीथीन होमोपॉलीमर है। वैसे ही पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड केवल विनाइल क्लोराइड से बनता है, एक प्रकार के अणु से बनता है, तो पीवीसी होमोपॉलीमर है, क्योंकि पीवीसी का फॉर्मेशन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से होता है। वैसे ही स्टार्च केवल ग्लूकोज से बनता है, स्टार्च केवल ग्लूकोज से बनता है। स्टार्च इज फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ओनली ग्लूकोज, तो स्टार्च होमोपॉलीमर है। सेल्यूलोज केवल एक प्रकार के मॉलिक्यूल से बनता है, ग्लूकोज से, तो सेलुलोज होमोपॉलीमर है। वैसे ही ग्लाइकोजेन केवल ग्लूकोज से बनता है, तो ग्लाइकोजेन होमोपॉलीमर है। प्रोटीन 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स,
20 प्रकार के एमिनो एसिड से बनता है, एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के एमिनो एसिड से बनता है। तो प्रोटीन इसका एग्जाम्पल होगा। कोपॉलीमर, 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, ग्लाइसिन, वैलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, है ना, मिथायोनिन, सेरीन, फिनाइलेनानिन, 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलते हैं तब प्रोटीन बनता है। मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन में एक प्रकार का मॉलिक्यूल नहीं, 20 प्रकार का, 20 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्रोटीन सहबहुलक है, एक से ज्यादा प्रकार के अणुओं से बनता है। डीएनए कोपॉलीमर है। डीएनए में एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड, थाइमीन का न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन का न्यूक्लियोटाइड, है ना, साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन का, थाइमीन का, गुआनिन का, साइटोसिन का, 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड मिलकर, 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलकर डीएनए बनाता है। डीएनए कोपॉलीमर है, 4 प्रकार के मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है। आरएनए एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, 4 प्रकार के मॉलिक्यूल से बना होता है। तो आरएनए होमोपॉलीमर नहीं हुआ, कोपॉलीमर हुआ। बुना एस, अभी लिखे थे हम बुना एस, बुना एस, जो बुना एस है, बुना एस 2 प्रकार के मॉलिक्यूल से बनता है। एस माने एस्टाइरिन, अब बुना मतलब ब्यूट 1,3 डाइइन, ब्यूट 1,3 डाइइन एवं एस्टाइरिन मिलकर बुना एस बनाता है। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना होता है। बुना एस सहबहुलक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े। फर्स्ट, होमो पॉलीमर्स का अर्थ हुआ द पॉलीमर्स which are composed of one kind of मोनोमर्स, एक प्रकार के मोनोमर से बना। मोनोमर का मतलब पॉलीमर का छोटा रूप, पॉलीमर का छोटा अणु मोनोमर कहलाता है। आर कॉल्ड होमो पॉलीमर्स, है ना। इसका हिंदी हुआ वैसे बहुलक जिसका निर्माण एक प्रकार के एकलक से होता है, एक प्रकार के छोटे आकार वाले अणुओं से होता है। लिख दे रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले लोग मत खिसियाइए। वैसा बहुलक जिसका निर्माण एक प्रकार के एकलकों से, एकलक माने मोनोमर, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल से होता है। उसे सम बहुलक कहा जाता है। एक प्रकार के, वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है, एक प्रकार के अणु मिलकर जिस बहुलक को बनाएंगे उसको होमोपॉलीमर कहा जाएगा। एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसका, होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉली प्रोपाइलीन, एस्टाइरीन, टेफ्लॉन,
सेलुलोज, स्टार्च, नेचुरल रबर। ध्यान से, पॉलीथीन केवल इथीन से बना होता है, एक टाइप का मोनोमर। पॉलीप्रोपाइलीन केवल प्रोपीन से बना होता है। एस्टाइरीन केवल विनाइल बेंजीन से बना होता है। कोलेस्टाइरीन का स्ट्रक्चर हम बनाए थे कल, विनाइल बेंजीन को एस्टाइरीन कहा जाता है, केवल विनाइल बेंजीन से बना होता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन से बना होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। जब अनेक टेट्राफ्लोरोइथीन आपस में जुड़ते हैं तो उसको टेफ्लॉन कहा जाता है। केवल ग्लूकोज से बना होता है, केवल ग्लूकोज से बना होता है। आइसोपिरीन से बना होता है, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। आइसोपिरीन केवल आइसोपिरीन से बना होता है। अर्थात ये सब के सब नेचुरल पॉलीमर तो नहीं, माने इसको होमोपॉलीमर कहा जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल यूनिट एक प्रकार का होता है। चलो अब इसको पढ़ा जाए, मिटाएं। कितना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, कितना बढ़िया समझा कर। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लॉकडाउन का इफेक्ट झेलिए। अब देखो इसका क्वेश्चन। अब तुमसे कोई पूछे, सुनो ध्यान से, कोई पूछे पॉलीथीन का टाइप लिखें, पॉलीथीन का टाइप, आपको 2 आंसर देना है। पॉलीथीन सिंथेटिक होमोपॉलीमर है, पॉलीप्रोपाइलीन सिंथेटिक कृत्रिम होमोपॉलीमर है, एक प्रकार के मोनोमर से बना होता है। एस्टाइरीन सिंथेटिक होमोपॉलीमर है। नेचुरल रबर नेचुरल होमोपॉलीमर है। टेफ्लॉन सिंथेटिक होमोपॉलीमर है। अब है दूसरा, कोपॉलीमर्स, सहबहुलक। ये 2 एक से ज्यादा प्रकार के मिलने से बना होगा। को का अर्थ हो गया कि बाकी सब भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन मोर देन 1 काइंड ऑफ मोनोमर्स के द्वारा होता है, एक से ज्यादा प्रकार के छोटे आकार के अणुओं के द्वारा होता है, एक से ज्यादा प्रकार के, तब उसको कोपॉलीमर कहा जाएगा। कोपॉलीमर के फॉर्मेशन में एक प्रकार के नहीं, एक से ज्यादा 2 प्रकार के मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीमर बनाते हो तब उसको कहा जाएगा कोपॉलीमर। 3 प्रकार के मॉलिक्यूल मिलकर 4 टाइप, 4 प्रकार के मॉलिक्यूल मिलकर 5 टाइप, 5 प्रकार के मॉलिक्यूल मिलकर जिस पॉलीमर को बनाएंगे उसको कहा जाएगा कोपॉलीमर। इसको हम कह सकते हैं द पॉलीमर्स which are composed of more than one kind of monomers are called copolymers। मोर देन 1 काइंड ऑफ, यहां देखिए ध्यान से, मोर देन 1 काइंड ऑफ मोनोमर्स, जिस बहुलक के निर्माण में एक से अधिक प्रकार के एकलक भाग लेते हो। एकलक मतलब स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल, छोटे आकार के अणु। बहुलक पॉलीमर का निर्माण जिस छोटे आकार के अणु से होता है उसको मोनोमर कहा जाता है। तो हिंदी हम लिख सकते हैं वैसा बहुलक
जिसका निर्माण एक से अधिक प्रकार के एकलकों द्वारा होता है उसे सहबहुलक कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 ये बना होता है एडिपिक एसिड प्लस हेक्सा मिथिलीन डायमीन से। दो प्रकार के मॉलिक्यूल मिलकर नाइलॉन 6,6 बनाते हैं। तो नाइलॉन 6,6 का निर्माण कितने प्रकार के मोनोमर्स के द्वारा होता है? तो नाइलॉन 6,6 का निर्माण दो प्रकार के मॉलिक्यूल करते हैं। एडिपिक एसिड, पढ़े थे आप एडिपिक एसिड पिछले क्लास में नोमेनक्लेचर में। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में था। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एमीन के नोमेनक्लेचर में पढ़ाया गया था। दो प्रकार के मॉलिक्यूल मिलकर, इसका नाम है हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन। दो प्रकार के मॉलिक्यूल मिले तो इसका निर्माण हुआ। तो नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन कितने प्रकार के कंपाउंड किए? दो। तो कोपॉलीमर है, ये भी होता है 6 कार्बन का, ये भी होता है 6 कार्बन का। आप नोमेनक्लेचर में पढ़े हुए हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन होता है, बीच में CH2 4 2 कार्बोक्सिल। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड नोमेनक्लेचर में था। इसका नाम है हेक्सामिथिलीन, तो इसमें भी 6 कार्बन। तो इस कंपाउंड में 6 कार्बन, इस कंपाउंड में भी 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का ये भी है और 6 कार्बन का ये भी है। नाम हो गया नाइलॉन 6,6। तो पूछा जाए कि नाइलॉन 6,6 का मोनोमर लिखें। मोनोमर लिखें, मोनोमर माने किस अणु से बना? तो नाइलॉन 6,6 का मोनोमर आंसर में लिखना होगा एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। उसी तरह डेक्रोन, जिसको टेरिलीन कहा जाता है, डेक्रोन को टेरिलीन कहा जाता है। यह बना होता है टेरी थाइलिक एसिड प्लस इथिलीन ग्लाइकॉल। अभी नोमेनक्लेचर आप तुरंत पढ़े हैं। टेरीथाइलिक एसिड ऐसा स्ट्रक्चर था, देखो ऐसा स्ट्रक्चर था। जब बेंजीन में 2 कार्बोक्सिल 1,4 पोजीशन पर लगा हो तो उसका नाम है टेरीथाइलिक एसिड। तो टेरीथाइलिक एसिड एक अलग मॉलिक्यूल है। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2 डाइऑल, अल्कोहल में मिला था इथिलीन ग्लाइकॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिला था टेरीथाइलिक एसिड। रिवाइज कीजिए, नोमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। हाँ, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को टेरीथाइलिक एसिड कहा जाता है। इथेन 1,2 डाइऑल को इथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। तो डेक्रोन एक बहुलक है, अरे जिसको हम लोग पोलिस्टर कहते हैं, कपड़ा पोलिस्टर का, उसी पोलिस्टर को टेरिलीन या डेक्रोन कहा जाता है। यह कितने मोनोमर से बना होता है? 2 मोनोमर से बना हुआ है, अर्थात यह कोपॉलीमर है, 2 प्रकार के मॉलिक्यूल से बना है। वैसा ही है थर्ड एग्जांपल, तुम लिख सकते हो बेकेलाइट।
बेकेलाइट फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। बेकेलाइट एक पॉलीमर है, कौन कौन मिलकर इसको बनाता है? फिनॉल। अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में था फिनॉल, अल्डिहाइड में था फॉर्मल्डिहाइड। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। नोमेनक्लेचर अगर ऑर्गेनिक में गायब हो गया तो ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए नोमेनक्लेचर में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। मैं नहीं, कोई भी इंडिया का अच्छा टीचर पढ़ाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर 2 मंथ्स से ज्यादा, 2 माह से ज्यादा लेता है। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिलकर बेकेलाइट बनाते हैं। तो बेकेलाइट कोपॉलीमर है, 2 प्रकार के मॉलिक्यूल से बना। डेक्रोन कोपॉलीमर है, 2 प्रकार के मॉलिक्यूल से बना। नायलॉन 66 कोपॉलीमर है, 2 प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना। तो होमोपॉलीमर उसको कहा जाएगा, होमोपॉलीमर उसको कहा जाएगा जो एक प्रकार के मॉलिक्यूल से बनता है। अ कोपॉलीमर इज दैट पॉलीमर which consists of more than one kind of structural units। एक से ज्यादा प्रकार के अणुओं इकाइयों से मिलकर बना हो तो कोपॉलीमर है। सिर्फ एक प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है शुद्ध, तो उसको होमोपॉलीमर कहा जाएगा। ये प्योर कॉम्पोजिशन वाला होगा होमोपॉलीमर, कंबाइंड मिक्स्ड कॉम्पोजिशन वाला होगा कोपॉलीमर। रहने दिया जाए? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो रहने दे रहे हैं आज। नमस्कार, रहने दिया जाए। नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में जितना मेहनत करके पढ़ा दिया, नोमेनक्लेचर कमांड होना चाहिए तबे जाके ये सब बनेगा। और नोमेनक्लेचर अगर कमांड नहीं हुआ, ऑर्गेनिक में मुंह देखते रह जाइएगा, कहियो समझ में नहीं आने वाला है जी।